आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम आज से अध्याय 10 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम परिचय देखेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वृत्त से संबंधित वो यहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 10 वृत्त है, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम वृत्त और उससे संबंधित कुछ पदों को पढ़ेंगे। वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिभाषा देखेंगे, वृत्त के अंतर्गत बनने वाला केंद्र, त्रिज्या, व्यास और जीवा को पढ़ेंगे। साथ ही वृत्त पर बनने वाले चाप को देखेंगे। फिर उसके बाद में वृत्तखंड और त्रिज्या खंड देखेंगे। साथ ही प्रमेय को भी यहाँ पे हम समझेंगे, जो कि संक्षिप्त रूप रहेगा। प्रमेय को हम डिटेल में हल नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम याद रखने की संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि अगली जो प्रश्नावली आएगी हमारी वो सरल हो जाए, इसी पर आधारित होती है पूरी। तो देखिए, सबसे पहले वृत्त की हम परिभाषा देख लेते हैं। वृत्त क्या होता है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। तो एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह, मान के चलिए पूरा एक तल है ये। ठीक है, यहाँ पे बिंदुओं का समूह इस तरह से ये बना हुआ है। ये बारीक बारीक जो इसमें बिंदुएं हैं, ये वाले ये बिंदुओं का समूह है। ठीक है, जो एक लाइन के रूप में हमको दिखाई दे रही है। इसका एक स्थिर बिंदु मतलब एक अंदर कोई बिंदु है जहाँ से इन सभी बिंदुओं की लंबाई सेम है। अगर ओ से लेकर पी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कहीं भी हम लाइन बना ले, सभी जगह 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो अंदर जो सेंटर पॉइंट स्थित रहता है उसे हम केंद्र कहते हैं। और जहाँ पे ये टच होती है, जिस बिंदु पर ये लाइन टच होती है, वहाँ तक की दूरी पूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ओ पी यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी और केंद्र इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है त्रिज्या को दो अर्थों में हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। पहला त्रिज्या खंड के रूप में, ओ से लेकर पी तक को हम त्रिज्या खंड कह सकते हैं, सॉरी रेखा खंड कह सकते हैं ये वाला। और दूसरा हम इसको त्रिज्या की लंबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी को रेखा खंड कह सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कह सकते हैं, त्रिज्या की लंबाई। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो एक वृत्त है जिस तल पर वह स्थित है, एक वृत्त उस तल को मतलब जिस पर वह स्थित है वह 3 भागों में बांटता है। अब कौन कौन से 3 भागों में बांटता है वो देख लेते हैं। वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर वृत्त, जिसको हम परिधि भी कहते हैं, और तीसरा है वृत्त के बाहर का भाग, इसे बहिर्भाग कहते हैं। इसको इस आकृति के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो एक तल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा, जिसमें ओ केंद्र वाला कोई वृत्त बना हुआ है। ओ केंद्र वाला जो वृत्त बना है, इसका जो बहिर्भाग, इस परिधि का बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाएगा। और इसके अंदर का मतलब परिधि से लेकर केंद्र तक का ये अभ्यंतर कहलाता है। और जहाँ से बिंदु का समूह है, जिसे हम परिधि कहते हैं, वो वृत्त कहलाता है। ठीक है, इस तरह से ये 3 भागों में बांटता है। फिर अगला पॉइंट है, हम देखें अगर, तो यदि वृत्त पर 2 बिंदु P तथा Q लें तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, जीवा। ये पूरा वृत्त है। अगर यहाँ पे हम परिधि से कोई बिंदु P और Q लें तो ये क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि केंद्र से नीचे साइड ही कोई लाइन रहेगी तब इसको हम जीवा कहेंगे। ये लाइन यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बीच से भी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कहीं भी टच हो सकती, सारी जीवा ही कहलाती है। ठीक है, यदि जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास क्या होता है, अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ये लाइन केंद्र से होकर जा रही है ना, यहाँ से ए से बी, तो ये क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या की दुगनी होती है व्यास, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी व्यास कहलाएगा। फिर क्या है, व्यास को भी त्रिज्या कहते हैं। व्यास को भी त्रिज्या के समान 2 भागों में या 2 अर्थों में हम यहाँ पे ले सकते हैं। पहला रेखाखंड के रूप में और इसकी लंबाई के रूप में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड बन रहा है और दूसरा कह सकते हैं कि ये व्यास की लंबाई भी है। ये भी इस तरह से इसको भी 2 रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अभी हमने वृत्त के अंतर्गत जीवा पढ़ा, त्रिज्या, केंद्र और व्यास देखा। अब हम पढ़ेंगे चाप। अब चाप क्या होता है, तो चाप को समझने से पहले हम पहले इस आकृति को देखते हैं। ये आकृति पूरा एक बिंदुओं का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको हम परिधि कहते हैं। अगर इस परिधि पर कोई भी 2 बिंदु यहाँ से यहाँ तक हम रख लें,
कोई भी बिंदु इसमें रख लें। अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दें जीवा हो जाएगी, लेकिन जो वृत्त का भाग रहेगा, परिधि का ये भाग रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कहलाता है चाप। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। मतलब वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु अगर रखें हम, तो वो चाप कहलाता है। एक चाप यहाँ से बनेगा ये, और दूसरा चाप यहाँ से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का बड़ा चाप ये बनेगा। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित रूप में पढ़ लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को हम चाप कहते हैं। चाप दो प्रकार के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप, जिसे हम मेजर या अर्थ कहते हैं और माइनर अर्थ कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इस वाली दूरी से कैसी है? कम है। तो जो कम दूरी वाला चाप है ये लघु चाप कहलाएगा, और जो बड़ी दूरी वाली, लंबी दूरी वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। तो जो P और Q बन रहा है यहाँ पे, PQ बन रहा है क्या? लघु चाप, लघु चाप, और इसको इस तरह से बना दिया जाता है तो ये चाप का संकेत हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक बड़ा चाप हम लेंगे। अगर इसको हम PQ लिखें तो ये भी छोटा चाप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक बिंदु R को हम सम्मिलित करेंगे, तो ये हो जाएगा PRQ, और ये चाप, ये हो गया दीर्घ चाप। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वृत्त पर दो चाप बनते हैं, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। इसके बाद में फिर अगला पॉइंट आता है हमारा वृत्तखंड से संबंधित। ठीक है, इसमें एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है उसे हम परिधि कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई है उसे हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। फिर आता है वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड देखिए, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य, हमने जीवा भी पहले पढ़ लिया कि जीवा क्या होती है, फिर चाप भी हमने पहले पढ़ लिया। तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र या वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड के दो प्रकार होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड और फिर लघु वृत्तखंड, ये दो तरह का होता है ना। तो क्या कह रहा है कि जीवा और प्रत्येक चाप के मध्य, तो हम इस वृत्त में समझेंगे, ये पूरा वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पे O बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक एक जीवा बनी हुई है PQ। तो PQ जीवा बनने से ये जो वृत्त है हमारा, ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक एक चाप बन रहा है और ये जीवा है, तो ये वाला जीवा और ये वाला चाप दोनों के बीच में लघु क्षेत्र बन रहा है, छोटा क्षेत्र बन रहा है, इसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। और यहाँ से ये पूरा छायांकित भाग जो है ये इससे बड़ा है, और ये भी एक दीर्घ चाप है, तो इसके बीच में दीर्घ चाप और ये जो जीवा, इसके बीच में जो क्षेत्र बन रहा है ये इससे बड़ा, इसलिए हम इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इस तरह से दो भाग में बढ़ जाता है यहाँ पर। तो ये हमारा वृत्तखंड जो है ये कंप्लीट होता है। फिर अब हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड। अब हम समझ लेते हैं त्रिज्याखंड क्या होता है। तो त्रिज्याखंड केंद्र को एक चाप के सिरों से, तो केंद्र को एक चाप के सिरों से, वृत्त का जो केंद्र है, तो केंद्र को वृत्त का एक चाप बना उसके सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त का केंद्र कहाँ पर है? ये वाला है O इसका। ठीक है, फिर एक चाप बना यहाँ से P से Q तक का, ये एक चाप बना है। चाप तो बना लिया हमने, फिर क्या कह रहा है कि चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या, अब यहाँ से P से लेकर O तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। फिर उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पे इस वाले चाप को केंद्र से मिलाने वाली ये दोनों त्रिज्याएं के बीच का क्षेत्र, तो इसके जो बीच में छायांकित क्षेत्र दिख रहा है वो क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, ये त्रिज्याखंड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही कि लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। तो देखिए ये ऊपर का भाग, ये भी तो एक चाप है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और ये वाली त्रिज्याएं इसकी भी हैं, तो ये आपको जो खाली वाला भाग दिख रहा है ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड। लेकिन ये क्या, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। कौन सा? दीर्घ त्रिज्याखंड। और ये जो छायांकित भाग ये हो जाएगा लघु, क्योंकि छोटा है, लघु त्रिज्याखंड। तो ये हमने वृत्त से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखा। अब हम प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी सिंपल रूप में पढ़ेंगे और इनको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। आगे प्रश्नावली में हमको ये बिल्कुल इनके बिना हम प्रश्नावली हल ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो इसकी प्रमेय नंबर 1 है 10.1। प्रमेय क्या कहती है कि तो प्रमेय नंबर 1 है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। क्या कहता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, तो ये पूरा वृत्त है एक और इसकी जीवाएं क्या है, तो इसकी एक जो जीवा है वो है AB और दूसरी जीवा इसमें CD, ठीक है। ये दोनों जो जीवाएं हैं तो इसके जो केंद्र पर जो कोण बनाएगी वो कैसा कोण बनाएगी, बराबर कोण। अगर यहाँ से यहाँ तक का 90 अंश का है तो ये भी कैसा रहेगा, 90 अंश का रहेगा। प्रमेय नंबर 10.2 भी इसी से संबंधित है। कहती है कि यदि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो उसकी जीवाएं भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे कहा गया था अगर जीवा बराबर है तो कोण बराबर रहेगा, और यहाँ कहा गया है कि कोण बराबर है तो जीवा भी बराबर रहेगी। अगर ये कोण यहाँ पे दोनों बराबर बना रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है दोनों की वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ये बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद फिर 10.3 प्रमेय है। प्रमेय हमारी कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, प्रमेय है कि एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है, ये वृत्त है हमारा, इसके केंद्र से, केंद्र इसका O है, एक जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है, इस पर जो लंब डाला गया है OM, तो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको बराबर दो भागों में बांटता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी रहेगी, बराबर, मतलब AM बराबर MB, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। ये प्रमेय भी इसी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने वाली या समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, तो इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा ये लंब होती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे OM लंब है AB पर, ये यहाँ पे कहा गया है। फिर है प्रमेय 10.5, 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होता है। 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, यहाँ पे कहा गया है। प्रमेय 10.6 प्रमेय है एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। अगर कोई दो वृत्त सर्वांगसम है अगर, तो इनकी बराबर जीवा, इनकी जो जीवा है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, तो ये बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक। केंद्र से कैसे होती है, समान दूरी पर होती है ये वाली। अगर यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर है लंबाई तो ये भी 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी, ठीक है, ये कहा गया है। अगली प्रमेय है 10.7, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में बराबर होती है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में बराबर होती हैं। ये बात कही गई है कि अगर इनकी त्रिज्या समान होगी तो जीवा भी बराबर दूरी पर होगी, यहाँ पे कहा गया है। फिर उसके बाद में 10.8 क्या कहते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। क्या कहा गया है कि एक वृत्त जो है उसके द्वारा जो चाप है, वृत्त का जो चाप है, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। अगर ये चाप है बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ये वाला कोण, और परिधि पर बनने वाला किसी कोण का कैसा होता है, दुगुना। अगर यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री का है तो इसका दुगुना ही कितना, 90 का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दुगना कोण बनता ही प्रमेय में कहा गया है। फिर अगली प्रमेय है 10.9, एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक वृत्तखंड के कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसमें कहा गया है। फिर अगली प्रमेय है 10.10, प्रमेय है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उनको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा एक ही ओर स्थित हो तो अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करें।
तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं और वे चक्रीय होते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है। फिर अगला है 10.11 कि चक्रीय चतुर्भुज के, अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? किसी वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म मतलब जोड़ा का जो योग होता है वो कितना होता है? 180। ये आपको वृत्त दिया गया है, इसके अंतर्गत एक चतुर्भुज बना है जिसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके सम्मुख कोणों का युग्म, तो जो सम्मुख कोणों का युग्म है, दोनों का योग कितना हो जाएगा? ए धन सी बराबर 180 और कोण बी धन डी बराबर 180, ये इसका योग होता है। फिर प्रमेय 10.12 जो कि अंतिम प्रमेय है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का कोण अगर 180 अंश हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। वो यही कहा गया है कि अगर कोण यहाँ पे 180 अंश हो रहा है, दोनों का युग्म जो कोण है 180 अंश हो रहा है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। दोनों में एक ही बात की गई है। तो ये हमारा परिचय का वीडियो यही संपन्न होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 10.1 हल करेंगे। धन्यवाद।